Hello everyone. So here is an example related to circular motion. So example says like this कि ये अपने पास एक hemispherical smooth fixed surface है. So let me write over here that is let's say hemispherical fixed smooth surface. Smooth means there is no friction. Fixed means it cannot move. Hemispherical is talking about its shape. और अगर हेमिस्फेरिकल नहीं बोलेगा तो इसको सिलेंड्रिकल भी बोल सकता है, हाफ सिलेंड्रिकल. सो स्मूथ होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए. लेट्स से इसके टॉप पॉइंट पर आपने एक पार्टिकल रखा हुआ है, स्मॉल पार्टिकल और ब्लॉक यू कैन थिंक ऑफ जिसका मास m दिया गया. सिंस फ्रिक्शन नहीं है तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अगर आप टॉप पॉइंट पर रखेंगे तो रखा रहेगा, बट अगर स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे तो फिर ये वापस नहीं आएगा, तो कहीं और चला जाएगा. और इसका ये रेफरेंस लाइन एज्यूम कर लेते हैं. सो दिस इज इंडिकेटिंग द रेफरेंस लाइन एंड दिस इज द सेंटर ऑफ इट. रेडियस लेट्स से रेडियस इज r. और अगर आपने स्लाइटली डिस्टर्ब किया तो ये इधर आ जाएगा and then it will go downside, it will not go back to the original position as per our common sense, or you can say because of gravity. So idea is कि जब यहाँ पर आएगा तो कितना एंगल बनाएगा, वो एंगल के बारे में इसको वर्टिकल से मेजर करते हैं. तो इस एंगल को थीटा बोल रहे हैं. So theta is angle made by the block when it reached to this. Initially it was at rest condition और रेस्ट से स्लाइटली डिस्टर्ब किया गया है. दैट मीन्स ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी से आपने उसको डिस्टर्ब किया है. जब ये थीटा पोजीशन पर आएगा तो डेफिनेटली इसके पास v वेलोसिटी हो जाएगी. आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं लाइक कि कितने हाइट के बाद कितना वेलोसिटी होगा, किस थीटा पर क्या होगा. लेकिन अगर इसकी पूरी जर्नी वॉच करें तो क्या ये बॉटम तक ऐसा आने वाला है इसी पाथ को फॉलो करके? आप बोलोगे नहीं. आप प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी देख सकते हो, एक्सपीरियंस से भी देख सकते हो कि अगर ऐसा आप करोगे तो बीच में कहीं ना कहीं ट्रैक को छोड़ता है. तो ये ब्लॉक इस ट्रैक को, इस हेमिस्फेरिकल ट्रैक को छोड़ने वाला है. तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस एंगल थीटा पर ये ट्रैक को छोड़ेगा. सो यहाँ पर हम उसको सॉल्व भी करेंगे और उसको एज अ रिजल्ट फ्यूचर के लिए याद भी रख लेंगे. सो क्वेश्चन सेज फाइंड थीटा एट विच block or particle leaves the track, the hemispherical track. So this is what we need to find. How we can find? So उसके लिए अब जो रूल्स अभी तक लर्न किए उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. आइडिया क्या है कि किस तरह के पाथ पर ये चल रहा है. ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है. जब तक ये इसको ट्रैक को छोड़ेगा नहीं तब तक ये सर्कुलर पाथ पे रहेगा. तो हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. फ्री बॉडी डायग्राम मैं इसी पे ड्रॉ कर देता हूँ, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, थीटा एंगल पर और टी टाइम पे. तो इस पर एक mg का फोर्स नीचे एक्ट करेगा, नो डाउट. ब्लॉक को ड्रॉ कर रहे हैं तो ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन रेडियली आउटवर्ड एक्ट करेगा, नो डाउट. फ्रिक्शन है नहीं इसलिए फ्रिक्शन नहीं एक्ट करेगा. मोर ओवर इस पर एक और फोर्स एक्ट करने वाला है जिसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर हम ब्लॉक के रिस्पेक्ट पे ही बताते हैं. सो एक और फोर्स इधर शो कर देंगे, दैट इज mv²/r, जहाँ पर v इस टाइम की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और r उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है. अगर ये एंगल थीटा है सो यू कैन कम मेक द कंपोनेंट्स. ये थीटा बन जाएगा और m के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे और mg के रादर एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जो नॉर्मल रिएक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, और एक वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगा जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा. तो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाला फोर्स होगा mg sin थीटा, और ये जो नॉर्मल प्रोवाइड करने वाला फोर्स होगा दैट विल बी रिटन एज mg cos थीटा. राइट. किसी भी इंस्टेंट थीटा पर आप इसका वीडियो बनाएंगे और ये फोर्स किस होंगे. अब आप बोल सकते हो अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको मास से डिवाइड कर लीजिए, और अगर इस डायरेक्शन के फोर्सेस को वॉच करेंगे तो आपस में बैलेंस होंगे. तो उस बैलेंसिंग को अप्लाई कर देते हैं. तो उस बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग अपने को मिलेगा, यहाँ पर हम सोल्यूशन लिख रहे हैं. कैन वी से डायरेक्टली कि m प्लस mv²/r इज इक्वल टू mg cos थीटा. नो, जैसे जैसे ये थीटा बढ़ेगा तो आप पाओगे v बढ़ता रहेगा. काइनेटिक एनर्जी विल बी कमिंग बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी. तो v की वैल्यू बढ़ेगी और थीटा बढ़ेगा तो mg का कंपोनेंट कम होगा. तो ये जो वैल्यू है कभी ना कभी इसके बराबर आ जाएगी. तो फिर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी. या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे ही पार्टिकल डाउन साइड आता है तो नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज कर रहा होता है. जिस पॉइंट पे ये लीव करेगा उस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन हैज टू बिकम जीरो. सो at
point of leaving, or you can set point of detaching, normal reaction should be 0. So we will place the normal reaction as 0. If you do so, you will get mv square by capital R is equal to mg cos theta. Basically we will get as v square is equal to rg cos theta. An important relation. इसको आप कब यूज़ कर सकते हो? जब आपसे पूछता है कि किसी थीटा पर बताइए कितना वेलोसिटी है. सो अगर कभी आपसे वेलोसिटी पूछता है तो यहाँ से आप वेलोसिटी डायरेक्टली निकाल सकते हो अंडर रूट आर जी कॉस थीटा. देन आफ्टर वी कैन से कि हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं. मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और फाइनल लोकेशन को लेकर के, जब इनिशियल और फाइनल लोकेशन को अप्लाई करेंगे काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो अपने को लिखना होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियली प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनली एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइनली. इनिशियली काइनेटिक कितना रहा होगा? 0. इनिशियली पोटेंशियल कितना रहा होगा? अगर आप ग्राउंड से मेजर करना चाहो तो ग्राउंड से भी मेजर कर सकते हो, तो उसको हम लिख सकते हैं एम जी आर रहा होगा इज इक्वल टू, जब वहाँ पर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाउ मच दैट विल बिकम. देन यू कैन से कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये एच की वैल्यू पता करनी पड़ेगी कि बॉटम से कितना ऊपर है. सो लेट से उसको हम एच पकड़ लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग. फिर एच को हम पता करना चाहेंगे क्या है. एच के लिए एक रफ पिक्चर यहाँ पे बना सकते हैं. वो रफ पिक्चर कुछ ऐसी होगी. ये इसकी आर है, ये भी आर है, और ये इसके लिए रेफरेंस लाइन है. अगर इसको मैं स्ट्रेट बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, दिस इज दिस. नाउ एच का मतलब ये हाइट है अपने लिए, और आर इज दिस, और ये 90 डिग्री है. सो और दिस एंगल इज थीटा. Can you see from there? Yes. So what the h will become? H will become r cos theta. R cos theta. So इस तरह से आपको h की वैल्यू पता चल जाएगी. Now इन वैल्यूज को रख देते हैं. अब देखोगे मास कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो ये बनेगा जी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी इंटू एच. इन प्लेस ऑफ h वी कैन राइट r cos theta. सो यू विल फाइंड कि अपने पास एक और रिलेशन आ गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स जी आर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा. ये कहाँ से आया? आप इस टर्म को इस साइड लेके आएंगे एंड देन 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, जी आर आएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन हो गई. नाउ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन एज वेल एज द सेकेंड इक्वेशन, इन दो इक्वेशन को यूज करके आप दो वैल्यूज के बारे में बात कर सकते हो. पहला किस वेलोसिटी से चल रहा होगा, सेकेंड क्या थीटा रहा होगा, किस कंडीशन के लिए n इक्वल टू 0, दैट मीन्स जिस समय वो डिटैच हो रहा होगा. सो ये दो इक्वेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है. सो लेट्स सॉल्व देम एंड फाइंड द फाइनल आंसर. सो यूजिंग 1 and 2 टुगेदर, सो वी स्क्वायर को आप बैलेंस कर दीजिए, तो बनेगा आर जी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू 2rg 1 माइनस कॉस थीटा. सो दिस विल लीड टू rg getting cancelled out, cos theta is equal to 2 minus 2 cos theta. Basically it's coming as 3 cos theta is equal to 2. So what the cos theta is coming? Cos theta is 2 by 3. So it says कि theta की वैल्यू हमको यहाँ से पता चल जा रही है. So theta is going to be cos inverse 2 by 3. ना ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी है आपके लिए, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो या फिर इस तरह से याद रखो. बात की है पॉइंट ये है कि जो थीटा होता है वो इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि पार्टिकल का मास कितना है. देखो ये मास से भी इंडिपेंडेंट आ रहा है. ये इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता है कि जो सरफेस पे आप चला रहे हो उसकी रेडियस कितनी है, ग्रेविटी कितना है. इट डजंट डिपेंड ऑन एनीथिंग, राइट. इट्स सिंपली अ फिक्स नंबर. दैट मीन्स अगर कोई भी आप हेमिस्फेरिकल सरफेस लेते हैं और कोई भी पार्टिकल को ऊपर रखते हैं तो एक ही एंगल है जिस एंगल पर वो डिटैच करेगा, दैट इज कॉस इनवर्स 2/3. राइट. सो ये एग्जाम में भी आ चुका है, तो इस नंबर को आप याद भी रख सकते हो. एक वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, और उसका ये प्रूफ है, ये कैलकुलेशन है जो आपने फॉलो किया. इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एनर्जी कंजर्वेशन, सारे कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन है. ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो सर्कुलर मोशन से ही इसका रिलेशन है, और ब्रॉड वे पर भी इसको आप लोग लर्न कर सकते हैं. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं. ये रेडियस ऑफ सर्कल होती है. सो इट इज़ रेडियस ऑफ सर्कल दैट फॉर्म्स द कर्वेचर
और पार्ट ऑफ ट्रेजेक्ट्री और पार्ट ऑफ पाथ। तो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है रेडियस ऑफ सर्कल इज दैट रेडियस ऑफ सर्कल विच फॉर्म्स द कर्वेचर। सो उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आइडिया क्या है, सपोज कर लीजिए कोई भी अपने पास एक ट्रेजेक्ट्री दी गई है इस तरह से, या फिर इसको और भी प्रोनाउंस बना देते हैं, इस तरह से दी गई है। लेट्स से कोई पार्टिकल इस पाथ पे चलता है, सो डेफिनेटली अगर कोई पार्टिकल इस पाथ पे ट्रैवल करता है, सो पार्टिकल इज नॉट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे नहीं मूव कर रहा है, सो इट इज़ मूविंग ऑन अ कर्व पाथ। तो जब कोई पार्टिकल कर्व पाथ पे चलता है तो इस मोशन को हम लोग 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट से लगा लेते हैं। आप इसी क्वेश्चन में इसी प्रॉब्लम को सर्कुलर मोशन से सॉल्व कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन इमेजिन द पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कल। So if a particle is moving on a curved path, that means we can imagine that the particle is moving on circles. बहुत सारे सर्कल्स पे मूव कर रहे हैं, तो हर पार्ट एक सर्कल का पार्ट बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर पार्टिकल आपका यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ तक का छोटा सा पोर्शन देखेंगे तो ये आर्क जैसा काम कर रहा होगा, और एक ऐसा सर्कल एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसका ये आर्क वाला पार्ट बन जाएगा। So that means for a little time here the particle has moved on this circle. इस सर्कल का अपना सेंटर यहाँ पे रहा होगा। सिमिलरली अगर आप पार्टिकल आपका यहाँ पे चल रहा है तो यहाँ के लिए एक दूसरा सर्कल बनाया जा सकता है जिस सर्कल पर ये पार्टिकल ट्रैवल कर रहा होगा। सिमिलरली अगर पार्टिकल आपका यहाँ पहुँचा है तो उसके लिए एक सर्कल बनाया जा सकता है। दैट मीन्स दिस कैन बी एज्यूम दैट द आर्क, और उस आर्क के करस्पॉन्डिंग एक सर्कल बनाया जा सकता है। हाउ दैट सर्कल इज गोइंग टू लुक लाइक, सो इट विल बी सम सॉर्ट ऑफ दिस। सो इतना जो पोर्शन है वो इस सर्कल पे चला हुआ है। सो कैन वी इमेजिन कि जब एक पार्टिकल किसी भी कर्व पाथ पे चलता है तो बेसिकली वो सर्कल्स से होकर गुजरता है, बहुत सारे सर्कल्स के कॉम्बिनेशन से जाता है। सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल और कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल्स वी कैन फाइंड द मोशन और वी कैन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एनी पार्टिकल विच इज नॉट लीनियर। नॉन लीनियर होगा उस केस के लिए सर्कल का पाथ बनाया जा सकता है, लेकिन इस केस में सारे सर्कल्स अलग अलग होंगे। सभी सर्कल्स अलग अलग होंगे तो उनका सेंटर भी अलग होगा, उनकी रेडियाई भी अलग होंगी। तो ऐसे सर्कल्स को हम बोलेंगे कि ये सर्कल्स बदल रहे हैं, उनकी रेडियस बदल रहा है, उनका सेंटर बदल रहा है। नो हर लोकेशन पे अलग सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। इसका मतलब है कि हर लोकेशन पर अलग अलग उनकी रेडियस होगी। सपोज कर लीजिए इस वाले सर्कल की रेडियस के बारे में बात करते हैं, तो जनरली यहाँ पर हम रेडियस को रो से लिखना स्टार्ट कर देंगे। आप आर भी यूज़ कर सकते हो, चलता है। सो रो, सो वी विल से दिस रो इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, बिकॉज दिस इज नॉट द कंप्लीट सर्कल बट द पार्ट ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स कर्वेचर जो सर्कल बना रहा है उसकी रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। सिमिलरली इसकी जो रो होगी वो इसको हम रो बोलेंगे। दोनों अलग अलग होंगे, डेफिनेट सी बात है। इसकी वैल्यू अलग हो सकती है, इसकी वैल्यू अलग हो सकती है। इसका मतलब रो जो है वो एक वेरिएबल है, इट कैन टेक डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, राइट। आप इसको रो 1 बोल सकते हो, इसको रो 2 बोल सकते हो इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश देम। मोर ओवर इसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसको अगर हमने C1 बोला, इसको C2 बोल सकते हैं। और बहुत सारे सर्कल्स इसके सर्कल्स आएंगे, उनके अपने सेंटर होंगे, तो C को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपसे एग्जाम में क्या करेगा, किसी एक पॉइंट को दे देगा। जैसे आपसे बोलेगा ये पॉइंट है 1, इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालिए। तो जो पॉइंट आपको पता होगा उस पॉइंट पर कितना रेडियस बन रहा है वो अपने को पता करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हम आपको एक आइडिया देते हैं। जैसे कि अगर इस पॉइंट पे जा रहा है, जिस पॉइंट पे जाना है, तो इसको हम लेट से इसकी वेलोसिटी को v1 पकड़ते हैं। v1 1 पॉइंट की वेलोसिटी, अगर 2 से जा रहा होगा तो 2 पॉइंट की वेलोसिटी आएगी। इस तरह से हर पॉइंट की हम वेलोसिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। 1 पॉइंट पे जब पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है तो वन थिंग इज गारंटी कि इस पे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, क्योंकि सर्कल पे चलने के लिए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो एट पॉइंट 1 अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं फिर उसको जनरलाइज कर लेंगे। सो उसके लिए जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आएगा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कैन वी से उसकी वैल्यू होनी चाहिए तो वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो यहाँ से v²/r फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहें तो ये आ जाएगा v1² अपॉन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि 1 पॉइंट पे लग रहा है। 1 पॉइंट पे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन will be acting towards the center, that is AC, right? So आइडिया क्या होगा, आइडिया अपने पास ये होगा कि जिस पॉइंट पर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है उस पॉइंट की हमको वेलोसिटी पता होनी चाहिए। उस पॉइंट पर पार्टिकल पर लगने वाला एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ पता होना चाहिए, और उसमें ये रिलेशन पता करके हम बता सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होने वाली है।
So can we formulate a formula for radius of curvature? Radius of curvature at any point is equal to velocity square divided by acceleration. कौन सा एक्सेलरेशन? जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, उसको हम ए परपेंडिकुलर लिख रहे हैं ए सी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ए सी हम इस तरह के सर्कल ड्रॉ नहीं करते हैं, बट परपेंडिकुलर मीन्स द एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. So this will be the formula that we are going to follow to find the radius of curvature of any trajectory at any point. So एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या क्या टर्म आ रहे हैं. रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट. जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी होगी, वेलोसिटी. और फिर उसके बाद उस वेलोसिटी, उसी पॉइंट पर हमको एक्सेलरेशन का उस कंपोनेंट चाहिए, उस कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है. एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर. माइंड इट, ये जो एक्सेलरेशन है ये कंप्लीट एक्सेलरेशन नहीं है, टोटल नहीं है. ऐसा हो सकता है उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो. तो अपने को वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है और वेलोसिटी को कंप्लीटली लेना है. सो टोटल वेलोसिटी और वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्सेलरेशन वाला. सो उन दोनों को इस तरह से रिलेट कर लेंगे और अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल जाएगी. अभी एक दो एग्जाम्पल में इसको यूज़ करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को समझ के रखना है. अच्छा, कुछ कॉमन सेंस वाली बातें कर लेते हैं बिफोर वी गो टू दिस प्लॉटिंग ऑफ और सॉल्विंग दिस. लेट्स से अगर कोई कहता है कि एक पार्टिकल इस तरह से जा रहा है, तो डेफिनेट सी बात है ये सर्कल पे नहीं चल रहा है, ये एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है. क्या इस स्ट्रेट पाथ को भी हम लोग सर्कल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं. तो दैट्स आल्सो अस पार्ट ऑफ अ सर्कल. ना बहुत ऑब्वियस एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. आप फ्लैट रोड पे जा रहे हो बाइक से या स्कूटी से, तो आपको रोड फ्लैट हॉरिजॉन्टल मिलता है, आप उसको लीनियर पाथ बोलते हो. लेकिन अगर आप अर्थ के बाहर से देखो तो वो लीनियर नहीं है. क्यों? क्योंकि अर्थ खुद ही अर्थ स्फेरिकल है, और उस स्फेरिकल में अगर आपने कोई रोड बनाया तो रोड आपके आर्क पे चल रहा होता है. सो दैट इज बेसिकली कर्व पाथ that appears to be straight. So straight line is also, straight path is also a part of a circle, isn't it? But उसकी रेडियस क्या होती है? उसकी रेडियस बहुत ज़्यादा होती है. सिंस अर्थ की रेडियस बहुत ज़्यादा होती है, जितना हम लोग मूव करते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको स्ट्रेट लाइन मानते हैं. दैट मीन्स दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ स्फीयर. लेकिन इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी? आप बोलोगे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट है. सो स्ट्रेट ट्रैक हैज़ इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जितना वो कर्व होगा उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी. सो ज़्यादा कर्व होगा उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा कम होने वाली है. जैसे कि पिक्चर में अगर कभी आपको दिखाता है कि एक ये कर्व दिया गया है और एक ये कर्व दिया गया है, और आपसे पूछ सकता है कि लेट से इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ρ1 है, इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ρ2 है. ये एज एग्जाम्पल है. एग्जाम में भी कई बार पिक्चर देख करके पूछा गया. सो फर्स्ट भी दिया गया, सेकंड भी दिया गया. अब इसको आपको न्यूमेरिकली कैलकुलेट नहीं करनी है, बट कैन वी कंपेयर देम? कैन वी कंपेयर कि ρ1 ρ2 में कौन सा बड़ा होगा? तो आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि वो कितना फ्लैट हो रहा है. अगर जितना फ्लैट होगा उतना ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी, और जितना कर्व्ड होगा उतना कम रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी. दूसरे टर्म में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे जो इसको टेंजेंट से होकर जाएगा, और यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे जो इसको टेंजेंट से होकर के जाएगा. आप देखोगे कि किसका रेडियस ज़्यादा आने वाला है. तो यहाँ पर जो टेंजेंट वाला सर्कल आएगा वो बड़ा रेडियस का होगा. और वैसे भी आप बोल सकते हो कि सेकंड वाला ज़्यादा फ्लैट है, फर्स्ट वाला कम फ्लैट है, इसलिए ρ2 इज गोइंग टू बी मोर एज कम्पेयर टू ρ1. उसके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा. इफ इट इज़ मोर फ्लैट, हाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, मोर कर्व, लो रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, सो लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल जिसमें हम लोग उसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे या फॉर्मूला वाइज कैलकुलेट करेंगे. Example says a projectile thrown in a horizontal surface. इसको ये horizontal projectile है with u and theta. So usual meaning u is the initial velocity magnitude and theta is the direction from the ground. Find radius of curvature. तो अपने को radius of curvature निकालना है of the path. Of course ये of the path का ही होता है radius of curvature. At पहला क्वेश्चन है point of projection, जहाँ पर आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो उस पॉइंट पर. तो पहले तो अपने को क्या करना होगा कि एक प्रोजेक्टाइल को बनाना होगा कि प्रोजेक्टाइल का फिगर जो होता है वो पैराबोला होता है. तो बेसिकली हम लोग पैराबोला का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने वाले हैं. ये यू गिवन है और ये थीटा गिवन है. ट्रेजेक्ट्री आप जानते हो इस तरह से फॉलो करता है रफली. सो ये ए इज अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. लेट से इस पॉइंट पर अपने को निकालना है. सो ऐसा भी बोल सकता था एट ए पॉइंट निकालिए. सो व्हाट द रूल एंड हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट? You can try and let me explain here, then after you can see. A पॉइंट पर अगर अपने को निकालना है
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए पॉइंट इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी एट ए पॉइंट का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सेलरेशन का कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। इस रूल को फॉलो करते हैं। व्हाट इज द वेलोसिटी एट ए पॉइंट? वेलोसिटी मीन्स मैग्नीट्यूड, आप उसको रख सकते हो, तो दैट इज यू। सो ये यू हो जाएगा। जब आपने पार्टिकल यहाँ से थ्रो किया तो उसके पास कौन सा एक्सेलरेशन होता है? ये जब ग्रेविटी पर ऊपर आएगा तो इसके पास एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी का नीचे। दिस इज द टोटल एक्सेलरेशन। अब अपने पास दो पॉइंट्स हो सकते हैं कि कंपोनेंट चाहिए, तो किसका कंपोनेंट चाहिए? क्या हमको u का कंपोनेंट करना है g के परपेंडिकुलर, या फिर g का कंपोनेंट करना है u के परपेंडिकुलर? इस पॉइंट का ख्याल रखना है। तो अपने को वेलोसिटी एज सच रखनी होती है और एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट करना होता है। सो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट करेंगे, एक u के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक u के अलॉन्ग डायरेक्शन में। अगर ये एंगल आपका थीटा है देन यू कैन थिंक ऑफ कि ये 90 माइनस थीटा रहा होगा तो फिर ये थीटा हो जाएगा, राइट? So this angle is going to be theta, so this component will become g cosine theta and this will become g sin theta. So यहाँ पर a perpendicular की वैल्यू कितनी आएगी वो आप समझ सकते हो। So a perpendicular is g cos theta and what is va velocity at a point? That is u. So our radius of curvature is going to be equal to u square divided by g cos theta. That's your answer. So projectile के लिए इनिशियल पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा आती है। इसको हम लोग जस्टिफाई भी कर सकते हैं। कैसे? अगर थीटा की वैल्यू जीरो रही होती तो ये फ्लैट जा रहा होता। फ्लैट पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, राइट? एक बार इसको रीचेक करते हैं। अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल थ्रो किया होता है लेट्स से किसी हाइट से, तो फिर ये इस तरह के पाथ पे जाता है तो एक दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है जनरली। हाँ, लेकिन अगर इसको सपोज कर लीजिए आपने इसको वर्टिकली थ्रो किया था, वर्टिकली आप, तो थीटा 90 डिग्री हो जाता है। वर्टिकली आपने सर्टेनली ये स्ट्रेट लाइन पे चलता है, सर्टेनली स्ट्रेट लाइन पे चलता है, तो उस केस में आप पाओगे थीटा 90 हो जाएगा, 90 को कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल केस के लिए फिर आपको ये देखना होगा कि क्या ग्राउंड है या नहीं। अगर ग्राउंड नहीं है तभी उसके हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बना पाएंगे, तो उस केस के लिए आप बोलोगे कि फिर वो उसको थीटा को जीरो करके यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं अगर हम प्रोजेक्टाइल किसी हाइट से थ्रो कर रहे हैं तो, राइट? सो पॉइंट इज कि आपको टोटल वेलोसिटी यूज़ करना है और जी का वो कंपोनेंट जो उसके परपेंडिकुलर है। सो इस तरह से एक अपना आंसर आ जाता है। लेट्स से इसमें एक दूसरा पार्ट भी दिया जाता है जो किसी जनरल पॉइंट के बारे में बोलता है। सो सेकेंड इज एट पॉइंट लेट्स से पॉइंट बी, और पॉइंट बी लेट्स से यहाँ पे शो किया गया है, दैट्स पॉइंट बी यहाँ पर। और उसके बारे में इतना बोला गया कि ये जो पॉइंट बी है वो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाता है। सो बी पॉइंट इज लोकेटेड वेयर इट मेक्स अल्फा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। और इस पॉइंट पर अगर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करनी है, सो वी कैन फॉलो द सेम रूल अगेन कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट बी इज इक्वल टू वेलोसिटी एट बी स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट एट बी पॉइंट। सारा कुछ बी पॉइंट पर होना चाहिए। तो पहले तो आप ये वी पकड़ोगे, वी कैलकुलेट करोगे। इक्वेशन आपने कभी किया है जिसमें वी कैलकुलेट करते हैं, कैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बराबर कर देते हैं। सो अब बोलोगे वी कॉस अल्फा शुड बी इक्वल टू यू कॉस थीटा। आपको आंसर यू और थीटा के टर्म में देना है, अल्फा के टर्म में। तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यू कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस अल्फा। ये तो वेलोसिटी हो गई, बी पॉइंट की वेलोसिटी आ गई एट बी और फॉर बी पॉइंट। इसके बाद अपने को ये देखना होगा कि जी का कंपोनेंट चाहिए अपने को। सो जी किधर एक्ट करेगा? इस पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर। आप देखोगे जी हमेशा डाउन साइड ही एक्ट करता है। अब उसका वो कंपोनेंट चाहिए जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जाए। सो आप एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाएंगे, एक वेलोसिटी के पैरेलल आ जाएगा। एंगल पता करते हैं, ये 90 डिग्री है, ये अल्फा था तो ये 90 माइनस अल्फा रहा होगा। अगेन ये परपेंडिकुलर है तो ये अल्फा हो जाएगा। सो ये बन जाएगा जी कॉस अल्फा और ये जी साइन अल्फा, इजंट इट? सो ए परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? ए परपेंडिकुलर विल बी जी कॉस अल्फा। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज ओवर हेयर। सो ये आ जाएगा यू कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस अल्फा, cos अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए परपेंडिकुलर विच इज जी cos अल्फा। नाउ इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो दैट विल बिकम यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी। यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा है, cos अल्फा डाउन साइड था तो ये cos क्यूब अल्फा हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट बी पॉइंट। बी पॉइंट बताने का मतलब है आप ट्रेजेक्ट्री के किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हो। यू नीड टू फाइंड द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट एंड द एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। दिस इज हाउ यू फाइंड इट।
ओके, सो दीज आर द 2 पॉइंट्स और पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक थर्ड पार्ट मैं आपको एज अ होमवर्क दे देता हूँ। सो इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपको होमवर्क जैसे ट्राई करना है और आंसर कमेंट करना है। सो थर्ड पार्ट इज होमवर्क एट पॉइंट, let me write in this way, at the highest point of trajectory. सो पैराबोला ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा ये आपको बताना है एज ए होमवर्क। और इसका आंसर आपको किसके टर्म में देना है, यू और थीटा और जी के टर्म में देना है। फाइन, नाउ लेट्स कंसीडर वन मोर एग्जांपल। और इस एग्जांपल में अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में दे दी गई है, एक्सेलरेशन आपको दिया गया है वेक्टर के फॉर्म में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे पूछा जा सकता है। सो इस पर हम वेक्टर के लॉ को यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आइडिया वुड बी लाइक दिस कि आपको अगर एक वेलोसिटी दी गई है तो आप वेलोसिटी वेक्टर को प्लॉट कर सकते हो। एक्सेलरेशन दिया गया है तो एक्सेलरेशन को भी प्लॉट कर सकते हो। और आपको क्या करना होता है एज पर द रूल की वेलोसिटी वही रखनी होती है, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट निकालना होता है जो इस v के परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले हम लोग इसका थीटा निकाल लेंगे, फिर इसके बाद में इस a के दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक अलॉन्ग दी वेलोसिटी दैट इज a cos थीटा, एक परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी दिस इज 90 डिग्री, सो इट बिकम्स a sin थीटा, इजंट इट। सो अपने लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ v स्क्वायर डिवाइड बाई a परपेंडिकुलर, और इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर डिवाइड बाई a sin थीटा। सो अगर वेक्टर फॉर्म में दिए होंगे तो v का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और sin थीटा निकाल करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट आउट। नाउ देन आफ्टर आप क्या कर सकते हो कि पहले थीटा निकाल लेते हैं। तो दो वेक्टर गिवन है, एक ये वेक्टर है दूसरा ये वेक्टर है। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है आपको पता है, a डॉट b करने का। तो इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक आएगा a का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड cos थीटा आता है। तो यहाँ से cos थीटा इजीली निकाला जा सकता है। व्हाट इज cos थीटा इज गोइंग टू बी v डॉट a डिवाइड बाई v का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज। v डॉट a अगर मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँ तो आप भी समझ पाएंगे कि 3 आएगा प्लस 4 आएगा, सो 3 प्लस 4 दैट इज 7। v का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 5, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4, आई मीन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, पार्डन फॉर दैट। सो आप इसको निकाल सकते हो इंटू a का मैग्नीट्यूड बाई सेम लॉजिक अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो ये cos थीटा आ गया। एक बार cos थीटा आ गया तो हम sin थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और उस पर जो पाइथागोरस रूल्स होते हैं इसको लगा सकते हो। ये थीटा है और ये है, तो इसके लिए 7 बेस हो जाएगा, ये 5 रूट 2 हो जाएगा। हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर कितना बनेगा, यू कैन से कि ये जो आएगा इसकी वैल्यू अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर यानी 5 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर आना चाहिए। दोनों को जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, माइनस 49 हो जाएगा, दैट इज बेसिकली 1 आ जाएगा। इसको मतलब परपेंडिकुलर बना गया। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, देन आफ्टर यू कैलकुलेट की साइन थीटा इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस विच इज 5 रूट 2। तो आपको साइन थीटा भी मिल गया, सारे मैग्नीट्यूड मिल गए। अब आप वापस इस पे आ जाइए और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू बता दीजिए। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बिकम v स्क्वायर, v इज 5, सो स्क्वायर विल बी 25 डिवाइड बाई a की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी जो कि रूट 2 थी, इंटू साइन थीटा विच इज़ 1/5 रूट 2, इजंट इट। सो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 अपसाइड जाएगा तो 25 इंटू 5 आ जाएगा, सो 125 आ जाएगा मीटर। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जा रहा है उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे ये वैल्यूज दी गई हैं, 125 मीटर। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट इट। सो पॉइंट इज कि अगर वेक्टर फॉर्म में दिए होंगे तो उनको हम कैसे डील करेंगे। सो वेक्टर के कुछ लॉज अप्लाई करेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फाइन। सो फाइनली ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट है, इसको कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन को हम कैसे यूज़ करते हैं वो आपको बताया गया, और ये पाथ या ट्रेजेक्ट्री के लिए होता है। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको समझनी है और याद रखनी है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू एवरीवन।